हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। गाइस, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्सेस। गाइस, ठीक है। इस बात को समझने के लिए मैंने एक ग्राफ का सहारा लिया हुआ है। गाइस, ठीक है। इस ग्राफ का जो एक्स एक्सिस है, लेट्स सपोज वो हमारे डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। गाइस, ठीक है। और इस ग्राफ का जो वाई एक्सिस है वो हमारे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा फोर्स है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इसको हमने एक रस्सी के साथ बांधा हुआ है और ये बंदा जो है ये इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में यूं खींच रहा है। गाइस, ठीक है। अच्छा, ये एक खास फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। गाइस, ठीक है। वो जो ख़ास फोर्स है उसको हमने इस ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर लिया है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। जब उसने फोर्स लगाना शुरू किया तब उससे पहले तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या था? ज़ीरो था, ठीक है। जो ही उसने फोर्स लगाना शुरू किया तो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट बढ़ता या बढ़ता, ये ज़ीरो है ना, ये पॉइंट ज़ीरो को शो कर रहा है। फोर्स पहले से कुछ ना कुछ है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। गाइस, ठीक है। लेकिन एक काम यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो बंदा फोर्स लगा रहा है इस रस्सी के ज़रिए, ये कांस्टेंट लगा रहा है, यानी कि न इसको तो कम कर रहा है न ज़्यादा कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है। गाइस, ठीक है। और उस कांस्टेंट फोर्स की वजह से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता जा रहा है, यानी कि हमें ये वाला ऊपर वाला ग्राफ मिलता जा रहा है। गाइस, ठीक है। बस इतना आप लोगों ने समझना है, बाकी का काम आसान है। गाइस, ठीक है। वर्क डन की डिफिनीशन क्या है? वर्क डन की डिफिनीशन है एफ डॉट एस, ठीक है गाइज। तो जब हम डॉट को हटाते हैं तो cos थीटा लगाते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा, ठीक है। अब के केस में फोर्स भी इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना बन रहा है? ज़ीरो। तो हमने ज़ीरो पुट कर दिया, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ cos ज़ीरो कितने के बराबर होता है? वन के बराबर होता है, तो वन पुट कर दिया, तो हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब ये ग्राफ हमें मिल गया है, तो इस ग्राफ से हम कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या नहीं, ठीक है। जब ग्राफ है तो यहाँ से मैं अगर ऐसा एक लाइन ड्रा करूँगा इस, ठीक है, यहाँ से, ठीक। तो ये पूरा जो शेप है जो कि ओ ए बी और सी से बना हुआ है, ये आपको एक रेक्टेंगल की तरह नज़र नहीं आ रहा गाइस? मुझे तो रेक्टेंगल की तरह नज़र आ रहा है। अगर इस रेक्टेंगल का मैं एरिया मालूम करूं तो वो एरिया हमें कुछ मदद करेगा इस बॉडी के ऊपर कितना वर्क डन हो गया है उसको समझने में। तो इस चीज़ को देखते हैं। मैं इस ये जो हमारे पास रेक्टेंगल बन गया है इसका मैं एरिया मालूम करना चाहता हूँ। तो इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ, ये इसका लेंथ है मल्टीप्लाई बाय वेड्थ, ठीक है। तो मैं एरिया मैंने लिखा है ऐसे, तो ए इज इक्वल टू वेड्थ ओ ए मल्टीप्लाई बाई लेंथ ओ सी, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस पार्टिकुलर ग्राफ में ये जो हमारे पास ओ ए है ये तो हमारे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी जगह मैंने फोर्स लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई ये जो ओ सी है हमारा, ओ सी इस पार्टिकुलर ग्राफ में वो तो एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एस की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एस के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से ओ ए फोर्स की मैग्नीट्यूड, यानी कि ए हमारे पास आ गया एफ एस। इसको कहा गया इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन नंबर वन को और इक्वेशन नंबर टू को हम कंपेयर करेंगे, यानी कि क्या करेंगे? एफ एस इज इक्वल टू वर्क डन और एफ एस इज इक्वल टू ए। तो हम क्या लगाएंगे? इस एफ एस की जगह ये वाला ए लगाएंगे। तो वर्क डन इक्वेशन नंबर वन इंप्लाइज करेगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस, बट एफ एस इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द एफ एस ग्राफ। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे पास एफ एस ग्राफ होगा और उस एफ एस ग्राफ के अंडर जितना एरिया आया हुआ है, अगर उस एरिया को किसी तरीके से हम मालूम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा। इसका मतलब ये है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। अब देखते हैं वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्सेस। अच्छा गाइज, तो अब के केस में हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। गाइज, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का सहारा लेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये ज़मीन की सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है गाइज, ठीक है। और हम क्या करना चाहते हैं? इस बॉडी के ऊपर वर्क डन करना चाहते हैं, यानी कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके
ऊपर की तरफ लाना चाहते हैं, इस पर वर्क डन करना चाहते हैं, फोर्स अप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कवर होगा तो वर्क डन होगा ना गाइस, ठीक है। लेकिन वर्क डन को देखने से पहले आप इस इक्वेशन को देखें पहले, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये जो जी एम वन है, जी तो कांस्टेंट है, एम वन अर्थ की जो मेस है वो है, एम टू इस ऑब्जेक्ट की मेस है, और ये जो आर है ये सेंटर ऑफ अर्थ से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का जितना डिस्टेंस है ये वो है गाइस, ठीक है। अब के केस में देखें हमें कितना फोर्स अप्लाई करना होगा इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट गाइस, ठीक है। जो ही हम ऊपर जाएंगे तो इसका वेट कम होता जाएगा गाइस, ठीक है। क्या होता जाएगा, यानी कि फोर्स हमें कम अप्लाई करना पड़ेगा, वेट से मुराद ये गाइस, ठीक है। अब के केस पे इसको मैं उठाऊंगा तो ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, ज्यादा फोर्स इसलिए लगाऊंगा क्योंकि अब के केस में ये जो आर है ये क्या है, कम है। जो ही मैं ऊपर उठाता जाऊंगा तो मुझे कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आर ज्यादा होता जाएगा तो नतीजतन एफ कम अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इसका दूसरा सूरत ये हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट है गाइस, ठीक है, ये कुछ अर्थ सरफेस से कुछ डिस्टेंस के ऊपर लाई कर रहा है, और अब ये नीचे आना चाहते हैं गाइस, ठीक है। अब ये नीचे आएगा तो फ्री फॉल करेगा ना, हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होती जाएगी, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मैं चाहता हूं कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, इसमें एक्सेलरेशन जीरो हो, वो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे जाए और जमीन पर, हाँ, रुक जाएगा इस, ठीक है। देखें तो इसके ऊपर मैं नीचे से फोर्स अप्लाई करूंगा, कितना अप्लाई करूंगा, इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब के केस में इस सूरत में मैं इसके ऊपर कम फोर्स अप्लाई करूंगा, जो ही ये जमीन के करीब होता जाएगा मुझे इसके ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि पहले सूरत में, अब के केस में, यानी कि इस स्टेज पर आर ज्यादा था जमीन के सेंटर से, तो मुझे एफ कम अप्लाई करना पड़ेगा इस, ठीक है। अब यूं ही ये नीचे जाएगा तो मुझे फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि अब वर्क डन हो रहा है, फोर्स में लगा रहा हूँ, बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, वर्क डन हो रहा है, लेकिन ये वर्क डन ऐसा है कि इसमें फोर्स जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। नीचे से ऊपर आते वक्त हमें फोर्स पहले ज्यादा फिर कम करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर आते वक्त पहले फोर्स ज्यादा फिर कम करना पड़ेगा, ये वाला केस है गाइस, ठीक है। यानी कि हमारा ग्राफ ये है, ये अगर वाई एक्सिस फोर्स को रिप्रेजेंट करे, एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करे, तो ऊपर से नीचे से ऊपर जाते वक्त पहले मुझे ज्यादा फोर्स, और आहिस्ता आहिस्ता जो ही डिस्प्लेसमेंट कवर होता जा रहा है तो मुझे फोर्स की मैग्नीट्यूड कम करनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। ये वाला ग्राफ। दूसरा ग्राफ ये है कि मुझे पहले फोर्स जो है ऊपर से, जब मैं नीचे जा रहा हूँ, पहले मुझे फोर्स कम अप्लाई करना पड़ा, जो ही जमीन के करीब होता गया मुझे फोर्स ज्यादा करना पड़ा, और साथ साथ में वर्क डन भी हुआ। तो ये इन दो केसेस के ग्राफ है गाइस, ठीक है। अब इसके मैथमेटिकली कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, या इसके लिए मैथमेटिकली फार्मूला कौन सा है उसको देखते हैं। देखें, लेट देखिए वेरिएबल फोर्स का कंसेप्ट आपके जहन में आ गया ना कि किस तरह फोर्स वेरी करता है। लेट वी डिवाइड होल जर्नी इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिस्टेंस R1 R2 R3, यानी कि लेट सपोज इस बॉडी पर हम वर्क डन करना चाहते हैं किसी एक खास पॉइंट तक गए, ठीक है। तो ये जो हमारी जर्नी होगी, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो हमारा डिस्टेंस होगा, इसको हम लार्ज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिस्टेंस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी कि छोटा सा डिस्टेंस उसको R1 मानेंगे, R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8, ठीक है, और अप टू Rn गाइस, ठीक है। हम ये एज्यूम कर लेंगे, यानी कि लेट वी डिवाइड होल जर्नी इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिस्टेंस R1 R2 R3 अप टू Rn गाइस, ठीक है। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हम ये एज्यूम करेंगे गाइस, क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि ये जो R1 है, ये जो छोटा सा डिस्टेंस है, ये इतना छोटा है कि इसके अंदर बॉडी रहते हुए इसके ऊपर फोर्स जो है वो कांस्टेंट लगता है, ना कि चेंज होता है गाइस, ना कि चेंज होता है। तो R1 में जो फोर्स लगता है, लेट सपोज वो F1 है गाइस, ठीक है, और वो F1 चेंज नहीं हुआ, यानी कि जिस तरह बॉडी R1 से R2 में चली गई तो उसका फोर्स अब चेंज हो गया, लेकिन R2 में रहते हुए वो F2 ही रहता है, फोर्स अब चेंज नहीं होता। जो ही R2 से निकल गया F3 हो गया गाइस, ठीक है। यानी कि फोर्स इस तरह से चेंज हो रहा है, लेकिन एक ही इंटरवल में रहते हुए फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं। आर कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना गाइस, ठीक है। एक इसका
ये वाला पॉइंट होगा, एक ये वाला पॉइंट होगा, दरमियान वाले डिस्टेंस को हम R1, R2 या R3 कहेंगे। लेकिन ये इतना छोटा है, ये जो फासला है, ये इतना छोटा है कि इसमें बॉडी रहते हुए इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है गाइस, ठीक है। तो हम ये एज्यूम करेंगे। तो R1 में जो फोर्स लगता है F1, R2 में जो फोर्स लगता है F2, R3 में जो F3 और Rn में Fn लगता है गाइस, ठीक है। बी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी फॉर R1, R2, R3 अप टू Rn रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब हम बॉडी के ऊपर जितना वर्क डन हो गया है सबको मालूम करना चाहते हैं गाइस, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन, अच्छा F1 डिस्प्लेसमेंट R1, तो हमें W1 मिल जाएगा, यानी कि वर्क डन 1, ठीक है। और इसी तरह F2 R2 से W2 और R3 F3 से W3, सब वर्क डन्स को जमा कर लेंगे गाइस, ठीक है। हमारे पास आखिर में टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो W1 किस चीज़ के बराबर है, वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन F1 डॉट R1, ठीक है। इसी तरह दोनों के दरमियान एंगल कितना है, थीटा 1 मान लेंगे गाइस, ठीक है। आपके केस में देखें, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ कवर हो रहा है, तो एंगल कितना है, जीरो है। cos जीरो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम एक जनरल केस ले रहे हैं, ठीक है। एक जनरल केस का मतलब ये है कि थीटा 1 थीटा 2 के बराबर नहीं है, थीटा 3 थीटा 4 के बराबर नहीं है, और हर एंगल एक दूसरे से क्या है, डिफरेंस है। हम एक जनरल फार्मूला देखना चाहते हैं गाइस, ठीक है। जब स्पेसिफिकली हम ये केस देखेंगे तो इसमें वो पार्टिकुलर एंगल हम फिर लेंगे, यानी कि या जीरो लेंगे या तो 180 लेंगे गाइस, ठीक है। ये बात जहन में रहे। तो देखें, वर्क डन इज इक्वल टू F1 R1 cos थीटा 1, W2 इज इक्वल टू F2 R2 cos थीटा 2, W3 is equal to F3 R3 cos थीटा 3, और अप टू सो ऑन WN क्या होगा, FN RN cos थीटा n गाइस, ठीक है। यानी कि टोटल वर्क डन मालूम करना है, तो इस W1 की वैल्यू, W2 की वैल्यू, W3 की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में पुट करेंगे गाइस, ठीक है। तो टोटल वर्क डन हमारे पास आएगा F1 R1 cos थीटा 1 प्लस F2 R2 cos थीटा 2 प्लस F3 R3 cos थीटा 3 अप टू सो ऑन FN RN cos थीटा n तक गाइस, ठीक है ये, ठीक है। अब इस बड़े जुमले को हम मैथमेटिक्स के आसान जुमले में या शॉर्टकट जुमले में किस तरह लिखेंगे, हमने देखा F1 R1 cos थीटा 1 प्लस F2 R2 cos थीटा 2 प्लस F3 R3 cos थीटा 3, सबका क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो इस चीज को हम इस सिंबल से लिख सकते हैं कि भाई ये तो समीशन का सिंबल है, क्या है समीशन, ये रिप्रेजेंट करेगा Fi RI cos थीटा आई की समेशन को, और आई स्टार्ट होगा 1 से अप टू कहाँ तक, n तक गाइस, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस को हम किस तरह से मालूम करेंगे। हम अपने होल जर्नी को स्मॉल डिस्टेंस में डिवाइड करेंगे, हर डिस्टेंस में कितना वर्क डन हो रहा है, हर डिस्टेंस में कितना वर्क डन हो रहा है को मालूम करेंगे, और आखिर में सबको ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। ये हमारे पास है रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब देखें, इस चीज़ को मैं एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगा। पहले मैं आई कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो F1 R1 cos थीटा 1, ठीक है। जब 1 की बारी खत्म हो गई तो फिर ये सिंबल क्या शो कर रहा है कि आपने प्लस लगाना है, ये वाला, ठीक है। अब 1 से शुरू हो गया तो 1 की हानि खत्म, 1 के बाद क्या होता है 2, तो F2 R2 cos थीटा 2, ये वाला आ जाएगा। फिर प्लस, ये सिंबल क्या शो कर रहा है, प्लस, तो ये वाला सिंबल F1 और F2 हो गया। अब मैं करूंगा F3 और R3 cos थीटा 3 गाइस, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा, प्लस F4 R4 और cos थीटा 4, और प्लस इस तरह आगे जाता जाऊंगा तो कहाँ तक पहुंचूंगा, FN RN cos थीटा n तक पहुंचूंगा गाइस, ठीक है। तो इस बड़े से जुमले को शॉर्टकट हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तो था आज का लेक्चर की वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।